हेलो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लालियों। और ठीक ठाक हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स का अगला क्लास, और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ बिल्कुल पूरा देखिए, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसे आप नोट करते रहेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे। ऑप्शन ए है 4 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 15 मार्च, और ऑप्शन सी 15 मार्च और ऑप्शन डी है 16 मार्च। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा, 16 मार्च, यानी 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है इस टीकाकरण का? इसका उद्देश्य है कि सभी लोगों को पोलियो के खिलाफ जागरूक करना और दुनिया से इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए, या दुनिया से पूरी तरीके से मिटाने के लिए प्रयासरत या प्रयास करना, और अन्य लोगों को भी प्रयास करने के लिए इसके बारे में समझाना, यही इसका उद्देश्य है। क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। हालांकि मैंने आपको कल लिख करके बताया था, आज केवल रिवीजन में कर दे रहा हूँ, ध्यान से आप सुनिए। तो 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, या इसे बोलेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 ही मार्च को एक और दिवस मनाया गया, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे या विश्व नागरिक रक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया विश्व सुनवाई दिवस या वर्ल्ड हेयरिंग डे। 3 मार्च को एक और दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 4 मार्च को मनाया गया नेशनल सेफ्टी डे, या 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे, या इसे ही बोलेंगे आप राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। यानी 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे बोलिए या नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च, या इसे कोई हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 11 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड किडनीज डे, यानी विश्व किडनी दिवस। फिर हमने आपको बताया था 15 मार्च को हमने आपको क्या बताया था? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 16 मार्च याद रखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। समझ में आ रहा है ना? अगली बात करते हैं, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, और चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? तो समझ में आइल है ना? ठीक बा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हरियाणा के बाद अब किस राज्य की सरकार ने निजी कंपनियों की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की घोषणा की है? यानी कि ये सीधी सी बात ये है कि ये जो हरियाणा पहली ऐसा राज्य बना था जो अपने ही राज्य में जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां होंगी, उन नौकरियों में 75% जो हिस्सा होगा वह वहीं के लोकल लोगों का होगा, हरियाणा राज्य के ही होंगे। 25% में अन्य राज्यों को इंक्लूड किया जाएगा। इसी के साथ दूसरा जो देश है वो कौन सा है जो इस तरीके की काम करने की घोषणा किया है कि वह अपने राज्य में 75% नौकरियां जो निजी कंपनियां हैं उनमें भी अपने राज्य के ही लोगों को लगाने की बात कही है, घोषणा की है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल यहाँ पर आंसर होगा आपका झारखंड। तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जो अपने राज्य में घोषणा किया है कि 75% जो जॉब होंगे वो जॉब कहाँ के, वहीं के स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे, है ना? अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, है ना? झारखंड की स्थापना कब हुआ था? झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना हुआ था, और यह बिहार राज्य से अलग होकर के बना था। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ भी बना था, 2000 ईस्वी में उत्तराखंड भी बना था। लेकिन आपको मैं बात कर रहा हूँ किसकी? झारखंड की। तो सन 2000 ईस्वी में झारखंड की स्थापना हुआ था। किससे अलग होकर के? तो बिहार से अलग होकर के। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था।
चलिए अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की जो राजधानी है वो है क्या, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। क्या हैं, हेमंत सोरेन। और अगर बात करेंगे हम यहाँ के गवर्नर की, यानी कि झारखंड की गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। समझ में आ रहा है। तो ये झारखंड की कहानी है। अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके सामने है कि भारत के किस पड़ोसी देश ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है ना। जो बुर्का पहना जाता है ना अब मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, तो बुर्का पहनने पर अब तो मान लीजिए कि समझिए इस बात को, तो भारत के पड़ोसी ही देश है जो इस तरीके की घोषणा किया है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, श्रीलंका, है ना। तो श्रीलंका यह ऐसा देश है जो कि अपने ही देश में क्या किया है, बुर्के पर रोक लगाने की घोषणा की है ना। श्रीलंका आपको पता है एक तरीके से हिंद महासागर में स्थित है ये, है ना, या एशियन द्वीप कहेंगे इसे। कौन सा द्वीप कहेंगे, एशियन महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का यह क्या है, भाग है श्रीलंका। और ध्यान रखेंगे यह भारत और पाक से किस तरीके से अलग होता है, तो पाक स्ट्रेट से। किससे अलग होता है, पाक स्ट्रेट, है ना। यानी आप बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य, तो पाक स्ट्रेट से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। हालांकि भारत का पड़ोसी देश है और इसने ही क्या किया है, तो अपने देश में घोषणा किया है क्या, बुर्का पर प्रतिबंध, बुर्का न पहनने की घोषणा किया है। अगर बात करेंगे इस श्रीलंका की कैपिटल की, है ना, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो आप पढ़ें कोलंबो, और एक और याद रखेंगे श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। एक तो राजधानी क्या हो जाएगी, कोलंबो। अगर दूसरी बात करेंगे तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ये है श्रीलंका की कैपिटल। 2 कैपिटल याद रखेंगे, है ना। अब चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इधर बनाते हैं, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है, महिंद्रा कंपनी से समझ लीजिएगा, महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। और अगर यहीं पर हम बात करेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ से तीसरा नंबर के क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे। यह भारत का पड़ोसी देश है जो अपने देश में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है। अब चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, फुटवियर कंपनी, कौन सी कंपनी है ये, फुटवियर कंपनी, और इस कंपनी का नाम है बाटा इंडिया लिमिटेड। यानी कि फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है सोनू सूद, ऑप्शन सी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी है कार्तिक आर्यन। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि बाटा इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कार्तिक आर्यन, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब अगली बात करेंगे, यहाँ पर हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर के नाम जो आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे क्या करेंगे, याद करेंगे, और आपसे कल पूछा जाएगा। तो पहला ही ब्रांड एम्बेसडर, एक तो आपने बाटा इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी है इनके जो ब्रांड एम्बेसडर का नाम आपने देख लिया है। दूसरा, इसमें अब आज 5 और बताता हूँ, आप ये 6 याद करेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट, है ना, पहला जो ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, कुलदीप हांडू। कौन बने हैं, कुलदीप हांडू, कुलदीप
हांडू। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो कुलदीप हांडू। फिट इंडिया मूवमेंट। दूसरी की अगर बात करेंगे, दूसरा ब्रांड एम्बेसडर आरोग्य सेतु। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ यहाँ पर। आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अजय देवगन। कौन बने हैं? अजय देवगन। अरे वो गाना सुने हैं ना? अच्छा, दिलवाले जो मूवी देखे हैं, दिलवाले, वही अजय देवगन की बात हो रही है। तीसरा बात करेंगे, अब तो समझ ही गए होंगे दिलवाले का फेमस सॉन्ग कौन सा है, ठीक है। चलिए गुनगुनाते रहिए। और कोई तीसरा ब्रांड एम्बेसडर लिखेंगे मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, यानी कि मेक इन इंडिया जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो फिरोज खमबट्टा। फिरोज खमबट्टा। अगली बात करेंगे, चौथा ब्रांड एम्बेसडर फॉर निर्मल भारत अभियान। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? फॉर निर्मल भारत अभियान। और निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं विद्या बालन। कौन है भाई? विद्या बालन। मिस्टर एक्स मूवी देखे हैं ना, मिस्टर एक्स, उसमें ये एक्ट्रेस हैं, समझ में आ रहा है ना? चलिए कितना मैं बताऊं, मिस्टर एक्स मूवी, उसमें ये एक्ट्रेस है ना। अब आइए 5वें नंबर पे, हटाइए इसे। 5वां नंबर देखिएगा, तो निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, और चौथा अतुल्य भारत। चौथा होगा क्या? अतुल्य भारत, है ना। तो अतुल्य भारत के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मैंने यहाँ पर 5 और एम्बेसडर बताए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्लो कराया है कि आप लिख पाएँ। फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू, आरोग्य सेतु अजय देवगन, मेक इन इंडिया फिरोज खमबट्टा, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी। तो ये 5 ब्रांड एम्बेसडर आपके नोट हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वजनिक विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, और ऑप्शन 4 है चौथा। यानी कि ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन 2 है सेकंड, और ए बी सी करते हैं, ए बी सी थर्ड और डी फोर्थ। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान रखेंगे, पहले तो मैं आपको विदेशी मुद्रा भंडार समझाता हूं कि यह किसी भी देश में केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि होती है। किसी भी देश में उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई धनराशि होती है। जैसे आपका आरबीआई हमारे देश में केंद्रीय बैंक है, और आरबीआई बैंकों का बैंक कहा जाता है, समझ में आ रहा है ना। और इसी आरबीआई के दिशा निर्देशन पर सारे बैंक काम करते हैं। ये जो कहेगा उसे हर बैंक को मानना होगा। वो कौन सा बैंक होगा? केंद्रीय बैंक भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन सवाल समझिएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार के लिए भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी चौथा स्थान है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहला, तो पहला देश कौन सा है? चीन। दूसरा देश कौन सा है? जापान। तीसरा देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर हमारा देश चौथा स्थान पर है, यानी कि भारत चौथे स्थान पर है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात समझिएगा, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं कि इसकी आरबीआई के बारे में, है ना। तो आरबीआई का फुल फॉर्म आप जानते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949। अगली बात करेंगे इसकी हेडक्वार्टर, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा, तो मुंबई। और मुंबई बिल्कुल याद रखेंगे कहाँ पर, महाराष्ट्र की क्या है राजधानी, महाराष्ट्र। अच्छा, अगर मैप पे देखिए तो ये वाला है, यहाँ पर ये गुजरात है ना, तो ये वाला इलाका यहाँ की बात कर रहे हैं, ये मुंबई, ठीक है। यहाँ पर हेडक्वार्टर है किसका, आरबीआई का। अगली बात अगर करेंगे हम इसमें, तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास। और ध्यान रखेंगे 4 डिप्यूटी गवर्नर भी हैं, यानी कि डिप्यूटी गवर्नर 4, मतलब उप गवर्नर। यहाँ पर कितने हैं आरबीआई के, 4। इन चारों के भी नाम आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में कितने आरबीआई के गवर्नर हैं, उप गवर्नर 4, और एक मुख्य गवर्नर शक्तिकांत दास, है ना। पहला है एम राजेश्वर राय, ये पहले उप डिप्टी गवर्नर। अगली बात करेंगे एम डी पात्रा, दूसरा कौन है, एम डी पात्रा। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा है एम के जैन। और एम के जैन लिखने के बाद चौथा लिख लीजिएगा बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो। तो मैंने आपको क्या बताया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 से स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। इसके 4 डिप्यूटी गवर्नर हैं, एम राजेश्वर राय, एम डी पात्रा, एम के जैन और बीपी कानूनगो। ध्यान रखेंगे ये सवाल, यहाँ से भूलना नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। तो फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी है लियोनेल मेसी, सी है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, चौथा है नेमार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये एक महान खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं, ये पुर्तगाल के। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखेंगे ये टोटल 770 गोल किए हैं, है ना। याद रखेंगे ये 770 गोल करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगर बात करेंगे हम फुटबॉल की, तो मैंने आपको बताया था फुटबॉल की जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था, इंग्लैंड से हुआ था। और पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल को संचालित करने का काम कौन करता है, वह करता है कौन, फीफा। कौन करता है भाई, फीफा, है ना। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। फीफा की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे हम, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है, फेडरेशन, लिखिएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेडरेशन, लिखना है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे, फीफा की स्थापना, तो 1904 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पेरिस। और पेरिस कहाँ की राजधानी है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो यहाँ पर इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुआ था। अगर हम बात करेंगे
इसके मुख्यालय की, यानी कि हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखेंगे इसके मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। आज स्लो हो रहा है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी, है ना, यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। अगली बात करेंगे इसकी हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर हो गया, तो अध्यक्ष, अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो यहाँ के क्या हैं? यहाँ के अध्यक्ष हैं, किसके? फीफा के। अगर बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखेंगे टोटल टीमों की संख्या कितनी होती है जब गेम होता है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप? 32 टीम होती हैं जो कि मैच खेलती है। अगली बात करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप को सबसे ज़्यादा बार कौन सी टीम जीती है? तो याद रखेंगे अधिक बार, सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप विजेता टीम रही है कौन? ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा बार इसने मैच को जीता है कौन? ब्राज़ील। अब हम इसकी थोड़ी हिस्टोरिकल बात करेंगे तो ब्राज़ील लगभग 5 टाइटल इसने जीता है। 2014 की अगर बात करेंगे, है ना, अब इसको मैं मिटाता हूँ, ध्यान रखेंगे। अच्छा भी चलिए लिखते रहिएगा। 2014 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? वो होस्ट कंट्री थी कौन? ब्राज़ील, है ना, यानी कि ध्यान रखेंगे ब्राज़ील, रियो डी जनेरियो, आप जानते हैं इसके बारे में। 2014 में यह वर्ल्ड कप हुआ था और इस वर्ल्ड कप में कौन जीता था? तो ध्यान रखेंगे जर्मनी ने जीता था अर्जेंटीना को हरा करके, है ना। तो यहाँ पर कौन सी टीम जीती थी? जर्मनी। और हारा कौन सा था? अर्जेंटीना, है ना। देखिए स्पेशली कोई स्पोर्ट्स के लिए अगर बात करें वीडियो, तो ये क्या है? स्पोर्ट्स ही तो है, एक हमने उठाया और सारे का रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2014 ब्राज़ील में यह गेम हुआ था 2014 में फीफा वर्ल्ड कप, और इसमें जर्मनी ने जीता था अर्जेंटीना को हरा करके, और यह जर्मनी का चौथा टाइटल था। अब बात करेंगे 2000, देखिए हर 4 साल पर यह होता है फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। कितने सालों पर होगा? 4 सालों पर। 2014 के बाद क्या आएगा? 2018 में कौन सा जीता था? काफ़ी भयंकर यहाँ पर मैच हुआ था 2018 में, और रसिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये? ऐसे मिटाते हैं पहले। ये मैच हुआ था रसिया में, है ना। और इस मैच में काफ़ी रोमांचक मैच थी, काफ़ी फेमस, एक बेहतरीन टीम गई थी पहली बार फाइनल में। ध्यान रखेंगे फ्रांस, इसमें फ्रांस विजेता रही थी, और यहाँ पर ये टीम मैच हो कहाँ रहा है? रसिया में, और जीता कौन सा? फ्रांस। और इसमें हारा कौन सा? क्रोएशिया। यानी कि हारने वाली जो टीम थी वो देश था क्रोएशिया। अगली बात करेंगे 2018 के बाद जस्ट 4 साल बाद यह मैच फिर कहाँ पर होगा, है ना। तो यह मैच होगा 2000, फिर किस में होगा भाई? 22। लेकिन याद आपको ये इम्पोर्टेंट है सारे, है ना। अब याद रखेंगे 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा यह कतर में होगा, है ना। कहाँ पर होगा? कतर में। अगर इसकी ही बात करेंगे 2000, फिर कौन सा आ जाएगा? 2022 के बाद 2026, और 2026 में जो ये होगा ये कई देशों को मिलकर के कराया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, है ना। कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर होगा 2026 में फीफा वर्ल्ड कप। तो आपको ये फीफा वर्ल्ड कप से जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने बताने की कोशिश की है। अच्छा, और भी जानकारियाँ कुछ लेना चाहते हैं तो चलिए ठीक, लिखते रहिएगा। मैंने कल आपको क्रिकेट से संबंधित बहुत सारी ट्रॉफ़ी बताई थी, आज हम फुटबॉल से संबंधित बहुत सारी ट्रॉफ़ी बता रहे हैं। एक जगह इसको नोट करना है आपको, है ना। अब चलिए अगले इसमें समझते हैं। अगला आपका जो कंसेप्ट होगा कि फुटबॉल से रिलेटेड जो ट्रॉफ़ी है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे डूरंड ट्रॉफ़ी, फुटबॉल से रिलेटेड है ना। कौन सा? फुटबॉल से। पहला ट्रॉफ़ी का नाम है डूरंड ट्रॉफ़ी, है ना। तो ध्यान रखेंगे
डुरंड ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित होगा। रोवर्स कप, दूसरा रोवर्स कप, यह किस खेल से संबंधित होगा? तो फुटबॉल से संबंधित होगा। अगली बात करेंगे हम तीसरा, तो तीसरा मैं बोल रहा हूँ लिखेंगे वीसी राय ट्रॉफी। वीसी राय ट्रॉफी यह किससे संबंधित होगा? तो फुटबॉल से संबंधित होगा। और लिखेंगे संतोष ट्रॉफी। चौथा क्या लिखेंगे? संतोष ट्रॉफी, है ना, संतोष ट्रॉफी यह किससे संबंधित है? तो यह भी फुटबॉल से संबंधित है। IFA शील्ड या सुब्रतो मुखर्जी कप, ऐसे लिखिएगा पांचवा, सुब्रतो मुखर्जी कप, यह किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सर आशुतोष मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप यह भी संबंधित है किससे? फुटबॉल से, ध्यान रखेंगे। और मैंने बताया था IFA शील्ड यह भी फुटबॉल से संबंधित है। एक चीज़ और मैंने बताया था कि फ्रांस की राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। फ्रांस की राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2021 में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है USA और ऑप्शन डी है रूस। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या बताना है? यहाँ पर बताना है कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2001 की मेज़बानी मतलब कौन सा देश होस्ट करेगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बिल्कुल यहाँ पर सही है भारत, ऑप्शन नंबर बी सही है ना। अब देखिए जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है उसको कौन कराता है? तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा यह कराया जाता है ना, समझिएगा, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा यह गेम कराया जाता है। कौन सा? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1946, इसकी स्थापना हुआ था 1946। 1946 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और ल्योसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है ल्योसाने स्विट्जरलैंड, ल्यूशाने स्विट्जरलैंड। अगली बात करेंगे यहाँ पर, अगली बात ध्यान से देखिएगा। हेडक्वार्टर हो गए, स्थापना हो गई और यह हो गई इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो वर्ल्ड स्तर पर एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को कराता है। अध्यक्ष होगा उमर क्रेमलेव। यहाँ के जो इसके अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? अध्यक्ष उमर क्रेमलेव, है ना। अध्यक्ष कौन हो गए? उमर क्रेमलेव। अब आगे की बात समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस राज्य ने युवा रोजगार को बढ़ाने के लिए ट्रेन के साथ समझौता किया है ना। देखिए यहाँ पर ट्रेन वो नहीं है, ट्रेन जो रेलवे है वो रेलवे नहीं है, इसका अलग है लेकिन उच्चारण तो वही है ना। इसका देखिएगा TRRAIN, TRRAIN, है ना। और सवाल क्या पूछा गया है कि किस राज्य ने युवा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, यानी युवाओं को शिक्षित किया जाएगा और फिर उसको रोजगार के एक अवसर प्रदान किए जाएंगे, लेकिन वह राज्य ट्रेन के साथ क्या है? समझौता किया है। अब अगली बात करेंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर राज्य नहीं होगा मैं करेक्शन कर दूंगा। किस बैंक ने, है ना, ट्रेन के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर आपका पहले तो हम इसका ऑप्शन ही बताता हूँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा ऑप्शन सुनिएगा, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और DBS इंडिया यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। यही आंसर सही है आपका, DBS बैंक, है ना। DBS बैंक जो है ट्रेन के साथ समझौता किया है। ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स, सुनिएगा मैं आपको ये लिख रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म आप भी लिखिए, ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स, ट्रस्ट फॉर रिटेलर्स एंड रिटेल एसोसिएट ऑफ इंडिया एंड रिटेल
एसोसिएट ऑफ इंडिया, यह एक संगठन है, समझ लीजिएगा, यह एक संगठन है। और इसके साथ ही कौन समझौता किया है, तो डीबीएस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इंडिया, इसने समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षित करेगा और साथ ही साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। चलिए अब आगे की कहानी फिर कभी करेंगे, कल करा जाएगा, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो बिल्कुल मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मज़े में पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।